सो भाई आज पार्ट थर्ड कर देंगे, लास्ट इसका ख़त्म कर देंगे, इसके एक्सेप्शंस पढ़ा दूंगा और साथ में जो चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसको ज़रूर सुन लो। देखो 299 है, 300 है, उसके बाद आपको एक्सेप्शंस भी बताए जा रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा एक वेब बना जा रहा है, राइट। उसको एक एंटेंगलमेंट जो हो चुका है उसको अच्छे से समझ लो, कैसे तुमको उसको अप्रोच करना है, राइट। तो भाई दोनों में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि किसी न किसी की डेथ हुई है, सो होमिसाइड होना ज़रूरी है। होमिसाइड क्यों है? क्योंकि इसकी जगह पे कुछ और भी तो हो सकता था, लाइक सुसाइड। भाई अक्सर क्या होता है, पिक्चरों में देखा होगा कि पैसा वैसा देकर पुलिस को क्या करवा देते हैं, दिखा देते हैं कि होमिसाइड नहीं है, यानी कि किसी ने किसी का मर्डर जानबूझ के नहीं किया, जानबूझ के किसी का कत्ल नहीं किया गया, बल्कि उसने सुसाइड कर लिया। भाई तो पुलिस आएगी और 4-5 झूठे एविडेंस ले लिए और उसमें जो 2 नंबरी लोग होते हैं उनकी बात हो रही है। उन्होंने क्या दिखा दिया कि भाई होमिसाइड नहीं था, ये सुसाइड हुआ है। जब सुसाइड हुआ है तो फिर ये सारी इन्वेस्टिगेशन होगी ही नहीं, न कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर की होगी, न कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की होगी। तो इसीलिए आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, होमिसाइड। तो होमिसाइड एक होना चाहिए स्टार्टिंग में। आपने अब पकड़ लिया कि भाई ठीक है होमिसाइड हुआ है, यानी कि ह्यूमन बीइंग की डेथ हुई है। होमिसाइड, सुसाइड, वर्ड सुना होगा स्यू मोटो कॉग्निजेंस। तो स्यू का मतलब होता है खुद का, लाइक सेल्फ। तो सुसाइड माने खुद की जान लेना, खुद की किलिंग करना। ऐसे ही होमिसाइड का मतलब होमोसेपियंस की किलिंग करना, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स की किलिंग करना। तो ऐसे समझो। इसके बाद तुमको ये देखना है कि भाई वो कल्पेबल नेचर का होमिसाइड है कि नहीं है। कल्पेबल नेचर का है क्या? और भी कुछ हो सकता है? हाँ भाई और भी कुछ हो सकता है। क्या? कल्पेबल भी हो सकता है, क्योंकि कल्पेबल का मतलब क्या होगा कि भाई आपको जेल होगी, लायबिलिटी बनेगी। एक हो सकता है लॉफुल होमिसाइड, नॉट कल्पेबल, जिसका नेचर हो, जैसे कि प्राइवेट डिफेंस में किसी को मार दो, या कोई भी ऐसा सिनेरियो बैठ जाए जो आपका जनरल एक्सेप्शंस के चैप्टर 4 में फिट हो सकता हो। लाइक किसी ने इनवॉल्यूंटरी इंटॉक्सिकेशन के नशे में किसी की जान ले ली, किसी ने अनसाउंड माइंड के इन्फ्लुएंस में किसी की जान ले ली, किसी 7 साल से कम के बच्चे ने किसी की जान ले ली, तो वो नॉट कल्पेबल नेचर के होमिसाइड्स होंगे। तो आपको ये देखना है कि जो होमिसाइड है वो भाई कल्पेबल नेचर का भी हो, यानी कि वो किसी जनरल एक्सेप्शन में फॉल ना करता हो। अगर आपने पकड़ लिया कि ठीक है अब कोई जनरल एक्सेप्शंस भी इस पर लागू नहीं हो रहा है, ये आपको कॉन्सेप्चुअल उसकी बात कर रहा हूँ, ये कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको कॉन्सेप्चुअली समझने की बात मैं कर रहा हूँ। तो आपने देखा भाई कल्पेबल भी है, ठीक है, किसी भी जनरल एक्सेप्शंस के कोई किसी भी सिनेरियो में ये जो किसी की जो डेथ हुई है ये फॉल नहीं करती है। तो अब आप देखोगे इसका मतलब क्या हो गया, कल्पेबल होमिसाइड है, इसका मतलब क्या हो गया कि 299 के इंग्रेडिएंट्स फिट बैठ रहे हैं सिनेरियो पे, और कोई भी जनरल एक्सेप्शन का सेक्शन अप्लाई नहीं हो सकता। यानी कि ये होमिसाइड हुआ और कल्पेबल नेचर का है, क्योंकि किसी भी एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा। इस पर लॉ किसी ना किसी की लायबिलिटी उठा के बनाना चाहेगा। फिर इतना आपने देख लिया, नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि भाई आपने 299 के इंग्रेडिएंट्स इसमें समझ लिए। अब आपको देखना है कि क्या उसमें 300 के इंग्रेडिएंट्स बैठ सकते हैं। अगर 300 के इंग्रेडिएंट्स बैठ सकते हैं, इसका मतलब कि इसकी ग्रेविटी हाई नेचर की थी, डिग्री हाई नेचर की थी, प्रोबेबिलिटी मरने की बहुत ज़्यादा श्योर सी थी, राइट। हमने बात करी थी कि भाई अगर एक बच्चा जो है बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके जा रहा है तो उसके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, और अगर वो मतलब भर की पढ़ाई करके जा रहा है तो खाली पॉसिबिलिटी है कि पास हो जाए, हो सकता है फेल भी हो जाए। लेकिन एक बच्चा जो बहुत अच्छे से पढ़ के गया है उसके में है कि वो पास होएगा ही होएगा, ज़्यादा चांसेस हो गए उसके। तो जो बच्चा ज़्यादा पढ़ के जा रहा है, ज़्यादा मारने के इंटेंशन में, ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा इंटेंशन है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है किसी के मरने की, तो उसको आप मर्डर में डाल देते हो। इसके बारे में हमने जो पिछला वीडियोस में डिस्कशन किया हुआ है उसको जाके ज़रूर देख लो, ठीक है, उसमें क्लैरिटी होगी कि अभी कोई हो सकता है पॉइंट मिस हो जाए उस चक्कर में। तो जो अगर आपको टेक्निकल समझना है तो आप जो पिछला वाला पार्ट 2 वाला वीडियो है उसको जाके ज़रूर देख लीजिए। तो आपने इतना देखा कि भाई होमिसाइड हुआ था, कल्पेबल नेचर का हुआ था। अब अगर आपको इसमें 300 के जो सेक्शन में फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली
4 इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर उसमें से किसी में ये फॉल हो रहा हो तो क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड ही क्या हो जाएगा, मर्डर में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसका चार्ज लगाने के बजाय सीधे इसी का चार्ज लगा दोगे। ठीक है, आप कहोगे भाई सेक्शन 300 का मर्डर यहाँ पे ऑफेंस बन रहा है, अब इसको रोक दो, क्योंकि ये इसी का पिछला स्टेज तो है एक तरीके से। अगर इसमें ये हो गया कि भाई कल्पेबल होमिसाइड तो है, यानी कि कोई ना कोई लायबिलिटी तो बनेगी, इट इज ऑफ कल्पेबल नेचर। अब ये देख लो कि लायबिलिटी हाई डिग्री वाली बनेगी या नॉर्मल वाली बनेगी। हाई डिग्री वाली क्या होती है, मर्डर वाली होती है। अब अगर मर्डर की लायबिलिटी बन गई, इसके बाद आपको हो गया कि हाँ भाई ये व्यक्ति मर्डर के लिए लायबल हो सकता है, ये जो सिनेरियो है ये मर्डर के लिए इसको अकाउंटेबल बना रहा है। अब आपको जो लास्ट चीज देखनी है इस पूरी खिचड़ी में, जो अंतिम आपको मसाला डालना है वो ये है कि आप ये ध्यान से देख लीजिए कि ये जो सिनेरियो जिसको आपने अभी अभी मर्डर में टिक किया है, इस पे कोई भी इनमें से 5 में से एक्सेप्शन जो है वो अप्लाई ना कर रहा हो। क्योंकि एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, जो जनरल रूल से डेविएट हो, जो स्पेशल सिनेरियो हो। तो ये 5 सिनेरियो जो हैं ये लायबिलिटी से बचा ले जाएंगे। एक पूरी लायबिलिटी से नहीं बचोगे, इसको भी ध्यान से समझ लो। मर्डर अगर हो गया कि भाई आपने मर्डर किया है, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी एक्सेप्शन में फॉल करते हो, तो एक्सेप्शन में फॉल करने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई, आपकी मर्डर वाली लायबिलिटी खत्म हो गई, लेकिन ये स्टेज तो ऑलरेडी कवर हो ही चुका ना। इसमें लायबिलिटी इसमें हो गई थी, उसके बाद आपने देखा इंग्रेडिएंट्स इसके भी बन रहे हैं तो आप जम करके इसमें आ गए। लेकिन अगर आपको उसके बाद मिला कि भाई कोई ना कोई एक्सेप्शन इसमें जो है वो अप्लाई कर रहा है, जैसे अभी हम बात करेंगे 5 एक्सेप्शंस की, तो ऐसा नहीं कि आप लायबिलिटी 0 कर देंगे, आप लायबिलिटी क्या होगी, वापस इस पे चली जाएगी। तो अब आपका वापस से कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की तरीके से ऑफेंस ट्रीट हो जाएगा। तो आपको अगर ये खिचड़ी पूरी समझ आ गई, ये पूरा फॉर्मूला समझ आ गया, तो आपको कोई भी सिनेरियो अगर मैं दूंगा और आप सेक्शंस की समझ, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की समझ अगर आप कर सके हैं अभी तक, तो आप क्या होगा, आप पूरा बता सकते हो कि अंत में व्यक्ति की लायबिलिटी कितने सालों की सजा की बन सकती है। तो कोर्ट्स में इस तरीके से ही होता है बेसिकली, मतलब कोर्ट का वैसे मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो कि ऐसा है ना भाई, जब कोई वर्ड सुनो, कोई लीगल कॉन्सेप्ट सुनो, तो यार जैसे भोंदुओं की तरीके से दिमाग ब्लैंक नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हें कुछ आता हो, यू एटलीस्ट हैव सम काइंड ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, जिस पर तुम बिल्ड कर सको। तो मैं चाहूँगा कि तुम लोग ये फॉर्मूला समझ पाओ, क्योंकि ये बिगर पिक्चर है। अगर तुमने ये बिगर पिक्चर समझ ली तो फिर तुम धीरे धीरे क्या करोगे, जूम इन करके इसको जाके समझ लो, हल्का और जूम इन करो, इसको जाके समझ लो, फिर इसको जाके समझ लो। लेकिन अगर तुमने ये बड़ी वाली पिक्चर नहीं समझी तो फिर तुम्हारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं चाहूँगा कि आप समझ लें। तो आप ये पूरा फॉर्मूला अच्छे से समझ लें कि आप पहले देखेंगे कि भाई होमिसाइड है कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है मामला सुसाइड का हो। तो आपको पहले ये मेक श्योर करना है कि देयर इज अ होमिसाइड, यानी कि वन ह्यूमन बीइंग हैज किल्ड सम अदर ह्यूमन बीइंग। वंस यू डू दैट, फिर आपको ये तय करना है कि वेदर दिस होमिसाइड इज अ कल्पेबल होमिसाइड और इट इज अ जस्टिफाइड होमिसाइड और इज इट अ लॉफुल होमिसाइड। ये जस्टिफाइड और लॉफुल होमिसाइड कौन से हो सकते हैं, जो आपके जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर 4 सेक्शन 76 टू सेक्शन 106 के बीच में फॉल करते हैं। फिर आपने जब देखा कि नहीं भाई किसी भी एक्सेप्शन में मामला नहीं जा रहा, तो आप क्या कहेंगे, ठीक है भाई इट इज अ कल्पेबल होमिसाइड। 299 के इंग्रेडिएंट्स आपके फुलफिल अगर होते हैं, फिर आप क्या देखेंगे, क्या 300 के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं। अगर 300 के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हुए जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहां से जंप करके यहां पहुंच जाएंगे। अब आप लायबिलिटी किस में देखेंगे, सेक्शन 302 का जो पनिशमेंट है, मर्डर का जो चार्ज है, उसमें आप लायबिलिटी देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप जो आपका फॉर्मूले का है वो ये कि अब आपको देखना है कि भाई ये जो सिनेरियो है, जो भी फैक्ट्स हैं केस के, वो किसी भी एक्सेप्शन में तो फॉल नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। एक्सेप्शंस अभी हम पांचों उसके बाद देख लेंगे। तो आपको ये चीज़ समझनी है, और अगर आपको कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिला तो आप आदमी को मर्डर में ही चार्ज कर देंगे, मर्डर में ही लायबल कर देंगे। अगर कोई एक्सेप्शन फॉल कर गया तो लायबिलिटी रिवर्ट बैक करके कहाँ चली जाएगी, 299 पे चली जाएगी। क्यों मैं ऐसी बात कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप सेक्शन 300 की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो जो फर्स्ट लाइन है वहीं पे लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। यानी कि जो चीजें एक्सेप्शन में नहीं है, ठीक है, अगर कोई सिनेरियो एक्सेप्शन में बैठ गया तो वो मर्डर नहीं माना जाएगा, और अगर एक्सेप्शन में नहीं बैठा तो मर्डर माना जाएगा। तो अगर एक्सेप्शन में नहीं बैठा तो आप उसको मर्डर मान लेना, और अगर बैठ गया तो आप मर्डर मानने की बजाय जो इससे पहला वाला लायबिलिटी जहां पे बन गई थी 299 वहां पे चले जाना। क्यों? क्योंकि ये भाई ये जो है ये इसी का थोड़ा सा जूम इन, इसी का थोड़ा सा ज्यादा पर्टिकुलर, ज्यादा ग्रीवियस, ज्यादा सीरियस नेचर का चार्ज है। इसी का तो चार्ज है सीरियस। तो अगर इसमें लायबिलिटी नहीं बनी तो ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड का लॉजिक है ही भाई, ये इसी की औलाद तो है, तो इसमें नहीं बनी ना, इसमें तो बनी गई थी, तो क्या करोगे, वापस पहुंच जाओगे। तो आपको ये बड़ी पिक्चर समझनी है। अब जल्दी से ज़रा पांचों एक्सेप्शन समझ लेते हैं, क्योंकि इतना कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको मतलब सिंपल भाषा में नॉर्मल सिनेरियोज अपने आप समझ आ जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, आपका जो पांचों एक्सेप्शंस हैं उसकी बात करते हैं। तो जो आपका पहला एक्सेप्शन है वो कहता है भाई, अगर किसी ने किसी को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में मार दिया। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में क्या होता है भाई कि भाई दो लोगों में बात हो रही थी, किसी बात को लेकर दोनों में से क्या हुआ ऐसे देखकर चलो, तो ए है और बी है। लेट्स से ए ने बी को मार दिया, ठीक है। सपोज करो ये मरा है, इसके ऊपर चार्ज है, ये अक्यूज्ड है, ये मर गया, ये विक्टिम है। लेट्स से इन दोनों में बात हो रही थी और बी ने ए को कुछ ऐसा कह दिया, लाइक किसी फैमिली मेंबर को गाली वाली दे दी, कुछ सीरियस, लाइक जिसको हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा प्रोवोकिंग माना जाए कि भाई ये बात आपने कह दी तो सामने वाला कैसे कंट्रोल करे अपने इमोशंस पर। अब ठीक है, आपने कोई ऐसी बात कह दी, अब ये आपका पर्सनल वो नहीं हो सकता, ठीक है, कि आपके हिसाब से भाई दुनिया में किसी को नहीं लगता और आपको बस लग गया, आपने मार दिया, तो वो नहीं चल पाएगा। एक पब्लिक कंसेंसस कहीं ना कहीं होना चाहिए, कोर्ट्स को समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई एक रीजनेबल व्यक्ति को ये चीज़ खटक जाती, बहुत तगड़ी इन्होंने बात कह दी कि सामने वाला प्रवोक हो गया। अब अगर इस प्रोवोकेशन में जो कि सडन होना चाहिए और ग्रेव होना चाहिए, सडन क्यों होना चाहिए? अगर आप पहले से प्लान करके आएंगे तो उसको हम क्या कह देंगे, भैया प्लान करके आए हो तो इसको हम तुमको फिर हम बचाएंगे क्यों? क्योंकि प्लान करके आए हो तो तुमको लॉ थोड़े बचाएगा, प्लान करके नहीं आना है, ये सब सडन होना चाहिए। अगर सडन हुआ हो और ग्रेव हो, मतलब कि सीरियस हो, लिटरली कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा बोल दिया, कोई ऐसा इशारा कर दिया बी ने ए की तरफ कि ए जो है कोर्ट माने कि हाँ भाई एक रीजनेबल व्यक्ति की तरह ए का जो पारा था बिल्कुल वो कंट्रोल से बाहर हो गया और उसने उसकी डेथ कॉज कर दी। तो ऐसे केस में क्या होगा, ए ने भले ही बी को जानबूझकर मारा, ए के ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा बल्कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर सेक्शन 299 की डेफिनेशन वाला ऑफेंस लगेगा, और जो आपका चार्ज लगेगा वो सेक्शन 304 का लगेगा, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का जो पनिशमेंट है और जो चार्ज है वो सेक्शन 304 ऑफ द आईपीसी है। तो ये आपका सिनेरियो है। बस इसमें तीन उन्होंने और समझो एक्सेप्शन में भी 3 प्रोविजन लगा दिए, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, एक एक चीज को धीरे धीरे खोलना समझ आता जाएगा। तो एक्सेप्शन आपने देखा, अब देखो आपने इतना देखा था, उसके बाद आप एक्सेप्शन पे आए। लेट्स से कि एक्सेप्शन भी अप्लाई कर गया, तो एक्सेप्शन में भी 3 प्रोविजन है, आपको ये देखना है कि ये कंडीशंस भी फुलफिल हो रही हैं, ये वायोलेट नहीं हो रही हैं। तो पहला क्या है कि ये जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुआ ए को बी की वजह से, ये ए ने ही प्रोवोक नहीं किया होना चाहिए,
ऐसा ना हो कि पहले ए ने बी को कुछ ऐसा गाली गलौज कर दी हो, उसके बाद बी ने गाली गलौज करी हो, और इस बात को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का ग्राउंड बताकर ए बी की जान ले ले, देन ये इस प्रोविजो का वायलेशन हो जाएगा। ये आपका पहला प्रोविजो है। तो नॉट प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर हिमसेल्फ, ये आपको ध्यान देना है कि भाई तुमने हमारे घर वालों को गाली गलौज कर दी और हमने तुमको मार दिया तो हमको डिफेंस मिल जाएगा, लेकिन पहले हम ही ने तुमको प्रोवोक किया हो कुछ बोलकर, कुछ कर कर। कोर्ट्स को ये चीज़ें देखनी, कोर्ट समझेंगे इन चीज़ों को। ये सब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। कोर्ट इसको तय करेगा कि भाई फैक्ट्स क्या थे, बताइए फैक्ट क्या थे, और हम तय करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स वकील करेंगे कि भाई हाँ साबित करो कि यहाँ पर जो ए है वो रॉन्ग में है कि जो बी है वो रॉन्ग में है, किसने किसको प्रोवोक किया। तो इस चीज़ को आपको पहला प्रोविजो कह रहा है। सेकंड प्रोविजो कह रहा है कि भाई जो प्रोवोकेशन बी ने दिया ए के हिसाब से बी ने उसको जो प्रोवोक किया, ऐसा कोई काम बी करके अगर उसको किया कि वो जो एक लीगल एक्ट है, या फिर सपोज करो बी एक पब्लिक सर्वेंट है, बी वारंट लेकर आया है और इनको गिरफ्तार करने आया है, या बी किसी सरकारी लॉ को एग्जीक्यूट कराने के फर्दरेंस में कुछ ऐसा कर दे, कुछ ऐसा बोल दे, राइट, जो लीगली सही है, ठीक है, उस वारंट के हिसाब से वो बोल सकता है, लॉ को समझो एग्जीक्यूट कराने के लिए वो कर सकता है, और उससे तुम कहो कि भाई हम प्रवोक हो गए, नहीं, वो चीजें इस प्रोविजो के हिसाब से आपको इस सेक्शन का लाभ नहीं देंगी, ठीक है। तो आपको एक्सेप्शन का जो सेकंड प्रोविजो है वो कह रहा है कि अगर कोई सरकारी अफसर कोई सरकारी ड्यूटी कर रहा है और आप कहें कि इसके इस एक्शन से जो ये सरकारी ड्यूटी में कर रहा था मैं प्रोवोक हो गया, इसलिए मैंने इसको मार दिया, इसलिए मुझे डिफेंस दे दिया जाए, तो ये प्रोविजो आपको कहेगा ना, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने लिख रखा है, ठीक है। थर्ड आपका जो है वो कहता है कि भाई जो प्रोवोकेशन बी ने ए को दिया, ए कह रहा है ना कि बी ने मुझे पहले प्रोवोक किया इसलिए मैंने मारा, तो ए को जो बी ने प्रोवोकेशन दिया वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के उसमें नहीं दिया होना चाहिए। जैसे ए ने बी को कुछ किया जिससे बी अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज करने लगा और उसने बदले में ए को पुश किया या थोड़ा बहुत हार्म किया, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में वो एक्सक्यूजेबल है। इस बात से ए का ईगो हर्ट हो गया और वो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेट हो गया और उसने उठा के जो है बी की जान ले ली, तो उसको इस सेक्शन का एक्सेप्शन का लाभ नहीं मिलेगा, तो उसको हम मर्डर में ही काउंट करेंगे। तो बेसिकली क्या करो, एक्सेप्शन देखा, एक्सेप्शन अगर अप्लाई हो रहा है तो ये ध्यान से देख लो कि भाई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंडिविजुअली ये भी कहीं वायलेट ना हो रहे हो। अगर ये भी फिट बैठ रहे हैं तो आप उसको लाभ दे देंगे उस एक्सेप्शन का, और उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, मर्डर की बजाय कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की हो जाएगी, ठीक है। ये आपका पहला एक्सेप्शन था। सेकंड आपका जो एक्सेप्शन है वो क्या कहता है कि भाई देखो सभी के पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, राइट। तो लेट्स से कि जो दो लोगों का सिनेरियो ले लो, ठीक है, ए और बी हैं। लेट्स से कि बी ने ए को कुछ ऐसा किया जिससे ए अपना प्राइवेट डिफेंस का जो राइट था वो एक्सरसाइज कर रहा है, और लेट्स से कि ये ऐसा सिनेरियो है जिसमें ए बी की जान नहीं ले सकता था, ठीक है। कौन से ऐसे सिनेरियोज होते हैं जो सेक्शन 100 की और सेक्शन 103 की कैटेगरी में फॉल ना करे, वो आपके सारे ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें आप लोगों की सामने वाले की प्राइवेट डिफेंस के चलते जान नहीं ले सकते। बाकी आप हार्म कर सकते हो बट जान नहीं ले सकते। तो लेट्स से कि उसको जितना हार्म करना था उससे वो थोड़ा सा पावर एक्सीड कर गया और बेचारा गलती से बी की जान ले गया। तो ए ने क्या किया, बी की जान ले ली, प्राइवेट डिफेंस के चलते ली। सेकंड वाला जो आपका एक्सेप्शन है वो कह रहा है कि अगर प्राइवेट डिफेंस के चलते ली और अपनी पावर जो लॉ ने उसको दी थी कि भाई एक काम करना, प्राइवेट डिफेंस का तुमको हम एक राइट दे रहे हैं, और अगर कोई तुम्हारी बॉडी या प्रॉपर्टी तुम्हारी या किसी और की उसको हार्म करने का प्रयास करे, ठीक है, तो तुम उसको प्राइवेट डिफेंस में उसके खिलाफ प्रपोर्शनेट अमाउंट में फोर्स को इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमने एक लिमिटेड पावर दे रखी है कि अगर 100 यूनिट की सपोज करो तुमको हार्म हो रहा था तो तुम 100 यूनिट का ही राइट टू प्राइवेट डिफेंस में फोर्स यूज करके उस हार्म से खुद को डिफेंड कर सकते हो। लेट्स से कि सामने वाले ने 100 यूनिट का हार्म करना था और मैंने उसको 150 यूनिट का हार्म कर दिया और उसकी मौत हो गई,
तो मैंने क्या किया, पावर को एक्सीड कर दिया जो मुझे राइट टू प्राइवेट डिफेंस में मिली थी। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, चूंकि लॉ यहाँ पे इस वाले एक्सेप्शन में लिख देता है, जो लिखा हुआ है लैंग्वेज में, वो ये है कि भाई उसका अगर इंटेंशन नहीं था, जानबूझ के उसने हार्म ज्यादा नहीं कर दिया, जानबूझ के नहीं किया, लेकिन चूंकि सपोज करो तुम सिविलियन हो भाई, तुमको नहीं पता है कि बंदूक से गोली कितनी मारे हैं, अगर घर में भी कोई घुसा है तो उसको हम सर पे डंडा मारे कि पैर पे मारे। मान लो तुम सर पे मार रहे हो, रात को घर में कोई घुसा है, या कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लो जहां पे जान नहीं ले सकते, तो लेट से किसी ने तुमको थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और तुमने बदले में उठा के पीटना शुरू किया और एक पत्थर उठाया और उसके सर पे मार दिया। अब उस वक्त तुम एक सिविलियन हो, तुमको आदत नहीं है लड़ाई झगड़े करने की, तो तुमको उस वक्त कंट्रोल में नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुमने अपनी बॉडी को डिफेंड करने के लिए उस वक्त उसके खिलाफ फोर्स यूज किया और थोड़ा सा ज्यादा यूज कर दिया जितने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसे केसेस में लॉ क्या करेगा कि भाई तुमको मर्डर में चार्ज करने की बजाय, क्योंकि पावर तो प्राइवेट डिफेंस में अगर एग्जैक्टली उतनी ही पावर यूज करो जितनी लॉ के हिसाब से परमिटेड है तो कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा कर दो तो हम कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर की बजाय उसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में ट्रीट कर लेंगे। यही आपका जो सेकंड एक्सेप्शन है वो ये कह रहा है, ठीक है। थर्ड में क्या कि भाई पब्लिक सर्वेंट है कोई और पब्लिक जस्टिस के कॉज के लिए उसको लगा कि भाई जनता के लिए न्याय करना है, अपनी ड्यूटी के साथ ऑनेस्टली अगर मुझे परफॉर्म करना है तो जो मेरी पावर्स मिली हैं उसको मैं इस्तेमाल करूंगा। और लेट्स से कि वो पावर्स इस्तेमाल कर रहा है, सपोज करो कोई कैदी भाग रहा है, ठीक है, कोई कैदी भाग रहा है और उसको ये है कि सामने वाले के अगर मैंने पैर पे गोली मार दूं तो इसको मैं पकड़ सकता हूं क्योंकि आतंकवादी नेचर का आदमी है या बहुत ही खतरनाक लेवल का आदमी है, अगर मैंने जाने दिया तो मार्केट में पता नहीं किसको पकड़ ले और जानवान से मार दे भागने के चक्कर में। तो मैं क्या करूं, क्यों ना मैं इसके पैर पे गोली मार दूं ताकि ये रुक जाए, इसको मैं पकड़ लूं। पैर पे गोली मारने के लिए वो बढ़ाता है हाथ, लेकिन गलती से गोली लग जाती है छाती पे, आदमी मर जाता है। तो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक जस्टिस के कॉज के लिए विदाउट एनी इल विल, विदाउट इंटेंशन टू डेलिबरेटली किल दैट पर्सन in discharge of his duties, he mistakenly exceeds the power given to him। वही प्राइवेट डिफेंस वाला लॉजिक है, बट एक सेपरेट समझ लो वो है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट डिफेंस जनरली सिविलियंस का आप कहोगे है ना, उन पर भी होता है, पब्लिक सर्वेंट्स का भी होता है, बट यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट्स के लिए एक एडिशनल समझो वो आ गया कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म यदि कर रहे हों और उनको ज़रूरी है कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मेरी ड्यूटी परफॉर्म नहीं हो पाएगी। पब्लिक जस्टिस के लिए ज़रूरी है कि मैं इस वक्त इस आदमी के पैर पे गोली मार के इसको रोक दूँ, और गलती से जो उसकी गोली थी वो उसके सीने में लग गई, बंदा मर गया। तो भाई क्या हुआ, यहाँ पर एक्सेप्शन में डाल दिया हमने और उसको मर्डर की तरीके से ट्रीट नहीं करने की बात करी, इसीलिए उसको एक्सेप्शन में डाल दिया। क्योंकि बेटा क्या है, देखो ये सारे सुनने में लग रहा है कितने अच्छे लोग थे, पब्लिक सर्वेंट पब्लिक जस्टिस के लिए मार दिया, लेकिन बेचारे को सजा नहीं हो तो बेटर है। तो तुम कहोगे भाई कल्पेबल होमिसाइड में भी इसको न डाला जाए। हाँ, हो सकता है ना है, अगर कोई जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर गया तो हो सकता है नहीं है, बट लेट्स से कि वो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल नहीं कर रहा है और बाकी सब अगर पब्लिक सर्वेंट वाला अगर ये एक्सेप्शन में छोड़ दूं तो उसके ऊपर मर्डर का चार्ज फुल्ली बन रहा है। उस केस में ये होगा कि भाई उसका मर्डर का चार्ज हटके कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का बन जाएगा और आपका जो ये उसको बेनिफिट है इस एक्सेप्शन 3 का वो उसको मिल जाएगा। तो ये आपका एक्सेप्शन 3 है। फोर्थ जो आपका एक्सेप्शन है वो कहता है कि भाई अगर कोई सडन फाइट हो गई है, प्री प्लान्ड नहीं है, प्री मेडिटेटेड नहीं है, यानी कि आप 2 दिन पहले से प्लान नहीं कर रहे हो बैठ के कि कल जाएंगे उनको उकसा देंगे और लड़ाई होगी वो उनको चाकू मार देंगे मर जाएगा बढ़िया हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं। सडन प्लान, सडन फाइट, सडन क्वेरल में अगर कोई लड़ाई और झगड़ा हो जाता है, कोई प्लानिंग नहीं है, विदाउट एनी प्री मेडिटेशन, तो क्या होगा, सडन फाइट है, हीट ऑफ पैशन है और आपने कोई अनड्यू एडवांटेज लेकर नहीं मारा है, सामने वाला बिना हथियार खड़ा है और आप एक तलवार उठा के उसको मार दो सडन फाइट के नाम पे, तो एक्स्ट्रा आपने क्रुएल्टी नहीं करी है। कोर्ट ये सब देखेगा कि आपने एक्स्ट्रा कोई क्रुएल्टी अगर नहीं करी है, जनरली आपने सडन हीट ऑफ पैशन में सडन फाइट हो गई, क्वेरल हो गया, आपने मार दिया और कोई अनड्यू एडवांटेज अपने लिए, ये दो चीज़ें अगर कोर्ट देख लेगा और ये देख लेगा कि कोई प्लानिंग साबित नहीं हो रही है, फाइट जो थी वो सडन थी और बस खून सबका उबल गया हीट ऑफ पैशन में और सामने वाले की डेथ कॉज हो गई, तो ऐसे केसेस में उसको आप डेलिबरेट मर्डर की कैटेगरी से बाहर निकाल के एक्सेप्शन में ट्रीट करोगे और क्या होगा,
वो रिवर्ट बैक करके 299 का ऑफेंस बन के रह जाएगा और वो सेक्शन 304 में जो पनिशमेंट है उस हिसाब से उसको डील किया जाएगा। सो ये आपका फोर्थ वाला है। इसमें बस इतनी बातें ध्यान रखो कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा तुरंत हो जाए जिसमें कोई प्लानिंग नहीं थी, यदि प्री प्लान्ड है, प्री मेडिटेटेड है, तो ये सब चीज़ें लागू नहीं होती हैं। ये सब चीज़ें खाली सडन और जो रेयर सिनेरियोज हैं सडन नेचर के, कि भाई सडनली कुछ हो गया, एकदम से गर्मा गर्मी हो गई, हीट ऑफ पैशन, खून उबल गया है, नो अनड्यू एडवांटेज टेकन बाय द ऑफेंडर। ऑफेंडर ने कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया सामने वाले की डेथ कॉज करने के लिए, और ना ही क्रूअल मैनर में एक्ट किया। अगर उसने नॉर्मली उसकी डेथ कॉज करी है तो हम उसको क्या कहेंगे कि भाई ये एक्सेप्शन 4 में फॉल कर रहा है और इसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की तरीके से ही ट्रीट किया जाए। ये आपका एक्सेप्शन 4 कहता है। जो लास्ट एक्सेप्शन है आपका थोड़ा सा कंफ्यूज करता है लोगों को, इसको देख लो भाई कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है। तो पहली बात कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है, बट वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, ठीक है। इफ व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड, यानी कि जो विक्टिम है जिसकी डेथ कॉज हुई है वो 18 साल से ऊपर का है। तो यदि कोई व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है एंड ही सफर्स डेथ और टेक्स द रिस्क ऑफ डेथ विद हिज ओन कंसेंट, अगर वो रिस्क लेता है डेथ का या फिर डेथ से सफ़र करता है, यानी कि बेसिकली डायरेक्टली ओवर्टली वो जो है डेथ से सफ़र, डेथ नहीं चाह रहा अपनी, बट ही इज़ विलिंग टू टेक द रिस्क जिसमें डेथ कॉज हो सकती है, ठीक है। दोनों सिनेरियोज ले लिए गए, तो क्या करेंगे हम उसको कल्पेबल होमिसाइड नहीं मानेंगे। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया जिससे सामने वाले की डेथ कॉज हो गई, बट सामने वाला 18 साल से ऊपर था और उसने रिस्क जो था डेथ का उसको सफ़र करने की कंसेंट दी थी वॉलंटरली, तो क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में चली जाएगी चीज़, और कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर उसको आप नहीं मानेंगे। ये आपका एक्सेप्शन 5 कहता है। लाइक इसमें अब जो इसका इलस्ट्रेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया है क्योंकि इन्होंने अबेटमेंट की बात कर दी है। तो देख लो, सिंपल सा है, लेकिन और एक और चीज़ से समझ लोगे भाई कि कल्पेबल होमिसाइड की बात कर रहे थे, आपने अबेटमेंट की बात कहाँ से कर दी। तो इसको भी समझ लो कि ए ने एक व्यक्ति को जो 18 साल से नीचे था उसको सुसाइड करने के लिए इंस्टिगेट किया, तो उसके उस इंस्टिगेशन से जो सामने वाला व्यक्ति था वो जेड था और उसने सुसाइड कर लिया। तो लॉ यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई जो सुसाइड किया वो 18 साल से कम का था, इसलिए वो कंसेंट दे ही नहीं सकता था, इसलिए वो इस सेक्शन का लाभ ए को मिलेगा नहीं। तो अब चूंकि यहाँ पर ए ने उसको इंस्टिगेट तो किया, अब वो एक्सेप्शन में नहीं आ रहा, दैट मीन्स उसको लाभ नहीं मिलेगा इस सेक्शन का। बट स्टिल ध्यान दो, यहाँ पर ए ने उसको खुद से नहीं मारा तो उसको आप मर्डर का चार्ज भी तो नहीं लगा पाओगे। खुद से नहीं मारा ना, उसको इंस्टिगेट किया, अबेट किया सुसाइड करने के लिए, तो आप उसके ऊपर क्या लगा दोगे, सेक्शन 306 अबेटमेंट टू सुसाइड लगा दोगे, बट 299 और 300 नहीं लगाओगे। ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूज इसलिए करती है बिकॉज आप 299 और 300 के केसेस को पढ़ा रहे हो जिसमें बेसिकली सामने वाला किसी को मारता है ना, बट यहाँ पर इंस्टिगेट करके मैं किसी को सुसाइड करने के लिए अबेट कर रहा हूँ, प्रोवोक कर रहा हूँ, इंस्टिगेट कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा इलस्ट्रेशन कई बार कंफ्यूज करता है। तो इसको समझ लो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इवन अबेटमेंट टू सुसाइड इज अ काइंड ऑफ कल्पेबल कल्पेबल किलिंग, कल्पेबल नेचर का है, क्योंकि उसमें भी लॉ जो है आके इंटरवीन करेगा। बट स्टिल आई अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, क्योंकि अबेटमेंट की बात आप इस वाले में कर ही क्यों रहे हो इलस्ट्रेशन में। तो एग्जाम्पल जो इस केस का हो सकता है वो सुन लो कि भाई फॉर एग्जाम्पल दो दोस्त हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया और एक जो है वो ठीक ठाक है, बच गया, लेकिन दूसरा वाला इस हालत में है कि वो पेन सफ़र नहीं कर पा रहा। तो वो सामने वाले से कहता है कि भाई मेरी जान ले लो, मैं लिटरली मैं बच पाऊंगा नहीं, हालत मेरी ऐसी है नहीं और ये पेन अब मुझसे बर्दाश्त हो नहीं रहा है। तो उस दया के भाव में जो दोस्त है अगर उसकी जान ले लेता है तो भाई उसके ऊपर बेसिकली ये सेक्शन लग के उसको बेनिफिट मिल जाएगा कि भाई आप, चूंकि जो विक्टिम था वो मेजर है, 18 साल से ऊपर का है, एंड ही इज गिविंग हिज कंसेंट टू सफर डेथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऊपर मर्डर का चार्ज ना लगकर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लग जाएगा। तो ये आपका है, क्योंकि ऐसा कोई लॉ में अलग से प्रोविजन नहीं है जो आपको मर्सी में आप किसी की जान ले लें तो आपको छोड़ दे,
ठीक है, आप मोरालिटी में उसको अच्छा मान सकते हैं, बट लॉ के उसमें स्टैट्यूट बुक में ऐसा कुछ नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा लायबिलिटी बन जाएगी आपका कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की, जो मैंने सिनेरियो आपको दिया। तो आई होप आपको ये पूरा वेब चेन जो बड़ा सा है समझ आ गया होगा। जो मैंने बताने की कोशिश की उसको ध्यान से समझ लो, पूरा फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले की एक एक चेन को पकड़ो, ठीक है। पहले ये देखा, फिर ये देखा, फिर देखा क्या इसके इंग्रेडिएंट बन रहे हैं, अगर इसके बन रहे हैं तो यहाँ से इस पर कूद के आ जाओ, ठीक है। अब इसकी लायबिलिटी मत देखो, इसको देखो, इसके बाद देखो कि भाई मर्डर की लायबिलिटी बन गई, बट 5 एक्सेप्शंस हैं, तो ऐसा तो नहीं कि 5 एक्सेप्शंस में से किसी एक एक्सेप्शन में फॉल कर रही हो चीज़। अगर कर रही है तो रिवर्ट बैक कर जाओ कल्पेबल होमिसाइड पर, ठीक है। ये आपका बड़ा सा फॉर्मूला है, 5 एक्सेप्शंस मैंने ट्राई किया समझाने का, और इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। और थैंक यू सो मच, इसको आप देखें और थैंक यू।